स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं बेंडिंग इक्वेशन की। बेंडिंग इक्वेशन, ये सारी पीडीएफ में आपको, ये सारी नोट्स आपको पीडीएफ बना के मैं भेज दूंगा। अभी के लिए सपोज करिए इसमें जो भी शो किया गया है, एम फॉर मोमेंट, थीटा फॉर एंगल ऑफ बेंडिंग जो कि मैंने एक्सप्लेन किया, आर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बीम। सपोज करिए कोई बीम है, सिंपली सपोर्टेड है, उस पर कोई लोडिंग हो रही है। ये उसका बिफोर डिफ्लेक्शन शेप है, ये इसका आफ्टर डिफ्लेक्शन शेप होगा। बिफोर डिफ्लेक्शन में ये जो कट पोर्शन ये मैंने दिखाया है अलग से रेड कलर का, ए बी सी डी, ये पोर्शन कट करके देखा जा रहा है इसमें, ए बी सी डी। इसमें एन ए न्यूट्रल एक्सिस है, जो मैंने आपको इससे पहले भी समझाया। न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा? जिसमें कोई टेंशन या कंप्रेशन नहीं होगा, उसके न्यूट्रल एक्सिस पे लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। न्यूट्रल एक्सिस से थोड़ा ऊपर ये लेंथ डेप्थ है वाई, वाई डेप्थ पे, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाई डेप्थ पे एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ली गई जिसकी लेंथ है पी क्यू, जिसको पी क्यू माना गया। अब ये था डिफ्लेक्शन से पहले। डिफ्लेक्शन होने के बाद इस पोर्शन का हमने सपोज किया कि कुछ इसका जो कट पोर्शन है उसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, पहले ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया। अब इस कंडीशन में जो ए था वो ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। न्यूट्रल एक्सिस जो डॉटेड में दिखा रहे हैं ये चेंज नहीं होती है, जो मैंने आपको बताया अभी, ना तो इस पर टेंशन होता है ना कंप्रेशन आता है। न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट रहती है। एलिमेंट्री स्ट्रिप जिसकी लेंथ में कमी आ जाएगी, लेंथ चेंज होगी, जो कि वाई डेप्थ ऊपर ली गई है, न्यूट्रल एक्सिस से वाई डेप्थ ऊपर कंसीडर करी गई है, ये एलिमेंट्री स्ट्रिप, ठीक है। जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर न्यूट्रल एक्सिस तक, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस तक ही रेडियस ऑफ कर्वेचर मानते हैं, क्योंकि इसके लेंथ में चेंज नहीं आता, जिसको लिया गया है आर, ठीक है। अब ये वाई डेप्थ ऊपर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर की गई है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर में वाई की जो है कमी आ जाएगी, क्योंकि ये वाई डेप्थ ऊपर है, तो ये हो गया आर माइनस वाई। किसका? एलिमेंट्री स्ट्रिप का रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर माइनस वाई। ये तो हो गया आपका एक्सप्लेन पूरा कि क्या चीज़ क्या है। अब बात करते हैं इस एलिमेंट्री स्ट्रिप में स्ट्रेन कितना होगा। स्ट्रेन जैसे कि आपने पढ़ा चुका हूँ मैं, आपने पढ़ा है, स्ट्रेन एप्सिलॉन से शो करते हैं, इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। किसका? एलिमेंट्री स्ट्रिप का। एलिमेंट्री स्ट्रिप पहले क्या था? पी क्यू, अब क्या है? पी डैश क्यू डैश। तो अब क्या हो गया? पी क्यू माइनस पी डैश क्यू डैश, यानी कि चेंज इन लेंथ। पहले पी क्यू था, फिर पी डैश क्यू डैश हो गया। चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ तो इसकी पी क्यू ही है, पहली वाली लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब इसको हमने इस तरह से लिख लिया, पी क्यू अपॉन पी क्यू, पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू। पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया, 1 माइनस पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू। ये इस तरह से आ जाएगा स्ट्रेन, ठीक है। अब इसका हमने फिर से बना लिया, ये कंडीशन वही, वाई डेप्थ पे ये थीटा एंगल है, इसमें रेडियो एंगल ऑफ कर्वेचर, इसका एंगल ऑफ बेंडिंग, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, जो एलिमेंट्री न्यूट्रल एक्सिस तक एलिमेंट्री स्ट्रिप का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर माइनस वाई होगा। अब इसमें एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। रेडियस तो आर है, एंगल थीटा है, आर क्या होगा? जब आप न्यूट्रल एक्सिस के लिए बात करेंगे तो आर्क होगा पी क्यू। अब जब एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए बात करेंगे तो वो होगा पी डैश क्यू डैश, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे अगर तो न्यूट्रल एक्सिस पी क्यू ही है, पी क्यू के बराबर है, बेंडिंग जब तक नहीं हुई तब तक तो सेम है। तो इसीलिए न्यूट्रल एक्सिस के लिए आर क्या होगा? पी क्यू होगा, और एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए पी डैश क्यू डैश, जो कि यहाँ पे है। न्यूट्रल एक्सिस पे क्या पी क्यू ही रहेगा, क्योंकि बिना बेंडिंग के वो सेम था, तो बेंडिंग के बाद भी न्यूट्रल एक्सिस सेम ही रहती है, ठीक है। तो अब क्या है? थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस फॉर एन ए, मतलब न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के लिए थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, तो आर इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। फॉर एलिमेंट्री स्ट्रिप थीटा इक्वल टू एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए पी डैश क्यू डैश, और इसके लिए रेडियस क्या है? वो आर माइनस वाई है, वो आर नहीं है। मैंने बताया आपको कि जो एलिमेंट्री स्ट्रिप होगी उसकी रेडियस आर माइनस वाई होगी, तो इसके लिए
आर माइनस वाई, पी डैश क्यू डैश इक्वल टू आर माइनस वाई इंटू थीटा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पी डैश क्यू डैश इक्वल टू आर माइनस वाई इंटू थीटा। अब हमने ये जो इक्वेशन थी 1 माइनस पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू, इसको ही मान लिया इक्वेशन 1, और इसी में पी क्यू और पी डैश क्यू डैश की वैल्यू रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड पी डैश क्यू डैश इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखेंगे 1 माइनस पी डैश क्यू डैश आर माइनस वाई इंटू थीटा अपॉन पी क्यू आर थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया तो ये बचेगा 1 माइनस आर माइनस वाई अपॉन आर, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आर माइनस ब्रैकेट में आर माइनस वाई अपॉन आर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस, एक प्लस आर है एक माइनस आर है, आर से आर कैंसिल होगा, बचेगा वाई अपॉन आर। ये हो गया एप्सिलॉन यानी स्ट्रेन इक्वल टू वाई अपॉन आर आ गया। वाई क्या है? वाई इज द डिस्टेंस या हाइट जो भी कह लें ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से एलिमेंट्री स्ट्रिप की डिस्टेंस है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब आपने पढ़ रखा था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं यूनिट 1 जब मैंने पढ़ाया था। तो उसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, कैपिटल ई से शो करते हैं इसको, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस को हमने शो किया सिग्मा से, स्ट्रेन एप्सिलॉन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। अब यहाँ पे एप्सिलॉन इक्वल टू वाई अपॉन आर है और यहाँ पे एप्सिलॉन इक्वल टू थीटा स्ट्रेस अपॉन सिग्मा अपॉन ई आ गया। अब ये दोनों चीज़ें इक्वेट हो सकती हैं, ये दोनों चीज़ें इक्वेट हो सकती हैं। सिग्मा अपॉन ई इक्वल टू वाई अपॉन आर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको इक्वेशन के फॉर्म में लाया तो सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर, ये हो गया आपका हाफ पोर्शन जो कि बेंडिंग इक्वेशन का प्रूफ करना था, ये हाफ पोर्शन प्रूफ हो गया है। अब नेक्स्ट इज सिग्मा एक तरफ ले जाएं, वाई को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करें तो इस तरह से दिखेगा, सिग्मा इक्वल टू ई अपॉन आर पहले से था इंटू वाई हो गया। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे हम रख देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि इसी में वैल्यू रख करके हमें सॉल्व करना है। अब सपोज करिए उस बीम को क्रॉस सेक्शन लेगा, अभी तक हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख रहे थे, जो भी देख रहे थे ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन था, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन था। अब अगर क्रॉस सेक्शन देखा जाए, क्रॉस सेक्शन में क्या है, ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे हमारा एलिमेंट्री स्ट्रिप है, इसका सपोज कर लिया एरिया, डी ए इज द एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप। ठीक है, ये क्या था? ये है स्ट्रेस। अब हमें निकालना है फोर्स, क्यों? क्योंकि हमें मोमेंट निकालना है। मोमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो बाद में देखेंगे, पहले फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स क्या होगा? स्ट्रेस इक्वल टू क्या था? फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा? स्ट्रेस इंटू एरिया। ठीक है, फोर्स ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप, एलिमेंट्री स्ट्रिप यानी कि एरिया के लिए डी ए लिया जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया जैसे यहाँ पे था। तो फोर्स क्या है? ई अपॉन आर वाई, ई अपॉन आर वाई, स्ट्रेस की जगह पे हमने ई अपॉन आर इंटू वाई इंटू डी ए यहाँ से आ गया, फोर्स इक्वल टू आ गया। एक्चुअल में ये होगा डी एफ, एफ नहीं डी एफ, क्योंकि एलिमेंट्री स्ट्रिप पे लग रहा है फोर्स। ये तो मिल गया हमें फोर्स। मोमेंट के लिए क्या करेंगे? मोमेंट ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे? डीएम फोर्स इंटू डीएम मतलब एलिमेंट्री स्ट्रिप पे मोमेंट, फोर्स इंटू वाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? एलिमेंट्री स्ट्रिप से न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस वाई है एलिमेंट्री स्ट्रिप की, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स टू डिस्टेंस आ गया। 4 यहाँ से उठाकर इसकी वैल्यू नीचे रख दिए, ई अपॉन आर इंटू वाई, सिग्मा की वैल्यू थी स्ट्रेस की, इंटू डी ए पहले था और वाई और मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या बन जाएगा? डी एम इक्वल टू ई अपॉन आर वाई स्क्वायर इंटू डी ए। ये तो हो गया एलिमेंट्री स्ट्रिप पे। अब टोटल सेक्शन पे मोमेंट अगर निकालना हो तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो डी एम का एम बन जाएगा, ई अपॉन आर एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए आ गया। अब ये वाई स्क्वायर इंटू डी ए मैंने अभी इससे पहले बताया था कि इसका यूज़ है, आपको याद हो तो वाई इंटू डी ए, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अलग अलग टाइप के सेक्शन, एल सेक्शन आई सेक्शन में आप करते थे, याद हो अगर आपको तो। एल सेक्शन आई सेक्शन का सेंट्रॉइड और मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए यूज़ किया था आपने, अगर वाला यूनिट आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो। इस तरह के सेक्शन में वाई इंटू डी ए करते थे,
फिर क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए डबल इंटीग्रल वाई स्क्वायर इंटू डी ए क्या बोलते थे, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया या मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया बोलते थे इसको। तो ये वही कंडीशन बन गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते थे। तो वाई स्क्वायर इंटू डी ए की जगह रख सकते हैं आई। अब इसी वाई स्क्वायर इंटू डी ए की जगह हम रख देंगे यहाँ पे आई, ठीक है। अब आई रख दिया अगर, तो m इक्वल टू ई अपॉन आर इंटू आई। अब इस आई को ले गए m के नीचे, m अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर। अब देखेंगे e अपॉन आर ऑलरेडी आपने प्रूफ कर रखा है, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर, यानी कि m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर, क्योंकि e अपॉन आर के इक्वल ही सिग्मा अपॉन वाई है। ये बन गया आपका बेंडिंग इक्वेशन ऑफ बीम, m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। ये फाइनल प्रूफ हो गए बेंडिंग इक्वेशन।